बच्चों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का जो एग्जामिनेशन है, उत्तर प्रदेश की केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है, ये आपका 4 मार्च को है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो एग्जामिनेशन है आपका कितना है, 4 मार्च को इसका पेपर होगा। तो 4 मार्च के पेपर के लिए हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए, ये मैंने आज आपके लिए समय पर्टिकुलर निकाला है। और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ लेने चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो किन किन टॉपिक्स पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो टॉपिक हम आपसे ऑलरेडी अपनी वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 4 मार्च को पेपर है केमिस्ट्री का, अच्छा हो जाए आपका पेपर, अगर ये आप ये चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से आज देखिएगा, तो आपको जरूर इंपॉर्टेंट मिलेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये वाला पेपर आप एटम बम वाला, ये एटम बम 2023 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कुछ सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। एक बात, दूसरी चीज आपको बताऊं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में करते हैं तो भी उम्मीद होगी कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। वो चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेने चाहिए, वो बात भी हम आपसे अब करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि हम लोगों के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत ही मान के चलिए आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चैप्टर वाइज आप नोट कर लीजिए, पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। आपको पता होगा कि चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट बोला जाता है, जिसे ठोस अवस्था के नाम से जानते हैं। सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठोस अवस्था। यानी कि अब जो लोग चाहे हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को तैयार कर लेने चाहिए। तो मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि सबसे पहले इसके अंदर आप लोग क्या करना, जो मैंने अपने पास नोट करके रखा वो वही सब आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें एक तो ध्यान दीजिएगा कि आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड में डिफरेंस इस बार आ सकता है। तो आपको बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन, यानी आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड में, आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड में क्या डिफरेंस है। कोवेलेंट सॉलिड में डिफरेंस आ सकता है, में डिफरेंस। अब आप वही अंतर जिसे आप बोलते हैं आयनिक और सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, इन चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यानी बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरी चीज है कि ये तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिए कहीं पर, क्रिस्टल लैटिस जो है वो किसे कहते हैं। आज पूरी वीडियो को देखना, मजा जरूर आएगा किसे कहते हैं। और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए किसे कहते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है, क्रिस्टल लैटिस के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो जाती है। दूसरी यानी कि और दूसरी हो जाती है आपकी बॉडी सेंटर्ड बीसीसी हो जाती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिख देता हूँ। उसके बाद में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिख देता हूँ। तो सिंपल में, बीसीसी में, एफसीसी में अगर मैं बात करता हूँ तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे जा सकते हैं, यानी कि परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की परमाणुओं की संख्या पूछी जा सकती है, संख्या पूछी जा सकती है। ध्यान दीजिए कि इसे कैलकुलेट करना जरूर आपको आना चाहिए। और इसके बाद एक संकुलन क्षमता पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ संकुलन क्षमता पर भी क्वेश्चन की संभावना है। संकुलन क्षमता पर भी आप, क्षमता पर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। साथ में आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर एक बिंदु दोष भी सिलेबस में आपके है, तो बिंदु दोष को जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं, कहते किसे कहते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड,
एमॉर्फस सॉलिड। तो इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से सॉलिड में रिवाइज कर लेनी चाहिए। क्या रिवीजन अगर आपको करना है तो यहाँ पर इन चीजों को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। तो ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन है हमारे सिलेबस में। चैप्टर नंबर 2 जो है वो कौन सा है, सॉल्यूशन, जिसे हम लोग विलियन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखे दे रहा हूँ और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं विलियन लिखे दे रहा हूँ। ये मैंने विलियन लिख दिया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, इन चैप्टर्स को लगातार आपको 3 दिन देखिएगा, तीनों दिन में आपको मैटर दे दूंगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, एक तो आदर्श और अनादर्श यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, यानी अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा आइडियल नॉन आइडियल में। एक तो राउल्ट का नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, राउल्ट का नियम जरूर पढ़िएगा, राउल्ट का नियम। और दूसरा है आपका इसी के साथ में हेनरी का नियम, हेनरी का नियम भी पढ़ लीजिएगा। हेनरी का नियम आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर पढ़ लेना चाहिए। एक तो हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये पढ़ डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरी के नियम के जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उनको आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। अनुप्रयोग को जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से 2023 इस पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलना चाहिए हेनरी के नियम से। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो नंबर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ लिख देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म भी बोलते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म के नाम से भी ये जाना जाता है, गुणधर्म के नाम से भी ये जाना जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गया, यहाँ से आपको इतना ही पढ़ना और ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। एक तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000, इस पर भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। और नीचे आपका M2 इंटू W1, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। या फिर डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाता है हमारा KF इंटू W2 इंटू 1000, अपॉन में आ जाएगा आपका यहाँ पर M2 इंटू W1। एक तो ये भी आपको ध्यान देना, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और न्यूमेरिकल यहाँ पर से भी बन सकता है कि पाई इज इक्वल टू CRT। इस पे तो उम्मीद है कि मैं 2023 लिखे ही दे रहा हूँ, तो इस पे आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। सी को तोड़ करके भी बनाया जा सकता है, यानी पाई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, W2 अपॉन M2 लिख सकते हो, और यहाँ पर RT, और नीचे आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यानी कि ये कंसंट्रेशन होती है, मोलरिटी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो ये आपकी हो गई, वॉल्यूम लीटर में रखिएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपसे सॉल्यूशन निकल पाएगा। इसी की कंटिन्यूएशन में हम लोगों को एक यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट करके रखा हुआ, सांद्रता की जितनी प्रॉपर्टी, जैसे मोलैरिटी, यानी कि एक तो हमें मोलैरिटी पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी पे ध्यान देना है, मोलैलिटी पे ध्यान देना है, मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी पर, और एक मोल फ्रैक्शन पर ध्यान देना है, मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इन पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा, न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल इस पे आने की संभावना बन रही है। दूसरी चीजें मैं बताऊँ आपको, ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट हो जाता है हमारा, यहाँ पर चैप्टर नेक्स्ट हो गया चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, नोट कर लिए, पेन से लिख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नोट कर लेना चाहिए, एक तो कोलरिश लॉ आ सकता है ना, कोलार्स लॉ जिसे आप बोलते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोलरिश लॉ लिखे दे रहा हूँ, कोलरैश लॉ को आप कोलरैश नियम, ये आप पढ़ लेना, आ सकता है, संभावना इसकी भी दिखाई दे रही है। इसके बाद जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नष्ट की समीकरण, तो यहाँ नष्ट की समीकरण जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ लिखे देता हूँ, नष्ट की समीकरण को छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है नष्ट की समीकरण को। और इसी के साथ आपको जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, नष्ट की समीकरण तो आपको पता ही होगी, ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर था तो मैं भूल गया, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर मैं लिखे दे रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने नोट अलग से किया था वो मैं आपको यहाँ पर बढ़ा दिया। अब यहीं पर आपको एक चीज और आनी चाहिए कि अगर कभी कभी सेल की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अभिक्रियाएं क्या हो सकती हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ लिखते थे यानी इलेक्ट्रोकेमिकल 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 सेल की समीकरण जरूर पढ़ लीजिएगा। समीकरण क्या होती है, यानी कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, इसको मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। इसी तरीके से अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है रासायनिक बलगति यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम लोग चल लेते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, एक तो नंबर 1 अर्ध आयुकाल यानी कि हाफ लाइफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हाफ लाइफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। इसी के बाद फर्स्ट ऑर्डर की प्रथम ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, इनमें से के की यूनिट पूछ सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ यूनिट ऑफ के, यानी यूनिट ऑफ के की यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, आ सकती है यहाँ पर। और अर्धायुकाल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और यहाँ पर एक फार्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस पे न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, जो न्यूमेरिकल आपको बताए गए वो न्यूमेरिकल भी आप इस पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर आपका 4 हो जाता है। इसी कंटिन्यूएशन में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया 5 पृष्ठ रसायन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन मतलब सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ के जाना चाहिए वो आपको बताया। क्वेश्चन मिलना इस पे लगभग और लगभग आपको तय होना चाहिए। नंबर 1, एक तो टिंडल प्रभाव पढ़ लीजिएगा, जब जो कि टिंडल प्रभाव आ सकता है, परिभाषा टिंडल प्रभाव की परिभाषा आ सकती है, शॉर्ट नोट आ सकता है। ब्राउनी गति भी आप पढ़ के जाइएगा, ब्राउनी गति भी आप पढ़ के जाएंगे, ब्राउनी गति किसे कहते हैं इसे पढ़ लेना है ना। उसके बाद जो है ब्राउनी गति के बाद अगर आप देखते हैं तो मुझे लगा वैद्युत कण संचलन की डेफिनेशन भी आ सकती है। वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन की डेफिनेशन यानी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। और बहुत ज्यादा तो नहीं, यानी कि समांगी विसमांगी जो कोलाइडल विलयन होता है, यानी कि द्रव विरागी, और इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके पास वो भी संभावना बन सकती है। यानी द्रवरागी और द्रव विरागी यानी लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। लायोफिलिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, तो इतना इसमें पढ़ना है, ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। इसी में क्वेश्चन जो इसकी अनुप्रयोग है वो जरूर पढ़ लेना, अनुप्रयोग को आप छोड़ेंगे नहीं, अनुप्रयोग जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जैसे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, डेल्टा का कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ मेरा जो पेपर है इसमें, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैं लिंक लगाऊंगा और वहाँ पर आपको पेपर भी मिल जाएगा, तो उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी के साथ में चले आते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक पर मैंने, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पी ब्लॉक की, तो चैप्टर नंबर हमारा 6 हो जाता है, तो चैप्टर नंबर हो गया हमारा 6, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में हो जाता है हमारा पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ लेने चाहिए, तो पी ब्लॉक्स में हम लोगों को सबसे पहले नंबर यहाँ पर 15, 16 और 17, इनमें सबसे सिंपल आपको तरीका, इजी वे बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर NCERT अगर देखें आप, NCERT के एग्जाम्पल सभी में, NCERT कुछ ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, NCERT उठा लीजिए, और अगर आपके पास में है तो इसके अंदर एग्जाम्पल एक तो होंगे अलग से, उनको बिल्कुल कर लीजिए, आना तय है। एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इनको ढूंढ लीजिए और इनको कर लीजिए। एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मान के चलना कि क्वेश्चन तय है, मिलना तय है, बहुत ज्यादा इधर नहीं भटकना है और ना किसी के इंपॉर्टेंट के चक्कर में फंसना है। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं बॉक्स में, ऐसे करके दे रखे होते हैं, एग्जाम्पल भी और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं, उनको आप कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल किसी कीमत पर। इसी में 15, 16, 17 जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में अगर आप जाओगे तो पी ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। पी ब्लॉक के अंदर आपको स्ट्रक्चर जरूर बना लेना है। क्या बना लेना? स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर किस किस के बना लीजिएगा ये भी बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप H3PO3 का जरूर बना लीजिएगा, एक H3PO4 का बना लीजिएगा, एक HClO3 का बना लेना, एक HClO4 का बना लेना,
एक XeO3 का बना लेना, एक XeO2F2 का बना लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको XeF6 का भी आ सकता है, XeF2 का भी आ सकता है, तो इनके स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा ध्यान से। और एक XeO2F2 हो ही गया, इंपॉर्टेंट ये है, ये जरूर बनाइएगा। यहीं पर एक H2SO4 भी बनाइएगा, H2S2O7 भी बना लेना। हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि मिल सकता है, संभावना है यहाँ पर। तो एक ये देखिएगा। इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैंने बताया कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट जरूर देखिएगा। इसी तरीके से अगर डी ब्लॉक में चलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में चलते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक नोट करिए यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या पढ़ लेना चाहिए, वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना है। डी एंड एफ ब्लॉक में अगर हम लोग चल देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ऑक्सीकरण संख्याएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक है उसको पढ़िए, ठीक है। एक दूसरी चीज, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर क्यों बनते हैं, कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है जो है वो कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। कलर का फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, कैटालिस्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, कैटालिस्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, कैटालिस्ट फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, है ना। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज है कि इसी के अंदर आपको लेंथेनॉइड संकुलन, पक्का है क्वेश्चन, नोट कर लो भी। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड यानी कि कॉन्ट्रैक्शन संकुलन, कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं। किताब उठा लीजिए, टिक कर लीजिए जल्दी से, किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है। और इसी के बाद में एक क्वेश्चन और भी उम्मीद है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस भी आ सकता है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस जरूर पढ़ करके जाइएगा। एक तो ये कर लेना है। और इसी तरीके से अगर आप चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर हो जाता है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो 8 में डी एंड एफ ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में चलिए तो यहाँ नोट करिए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट तो हो गया, सॉरी चैप्टर में कोऑर्डिनेशन था यहाँ पर, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक तो हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3 मिलने की संभावना है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। चलिए नंबर वन हमें IUPAC पढ़ लेनी चाहिए, IUPAC पढ़ लेनी चाहिए। यानी IUPAC में कौन कौन सा नाम आ सकता है, तो एक तो K4 FeCN का होल 6 वाला जरूर ध्यान दीजिए। इसी तरीके से K3 FeCN का होल 6 वाला भी नाम आपको पढ़ के जाना चाहिए। NiCN का होल 4, ये नाम भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, है ना। इस पे 2 नेगेटिव लगा लीजिए। इसी तरीके से अगर आप NiCO का होल 4, ये वाला भी पढ़ के जाना चाहिए। और एक और पढ़ लीजिए FeH2O का होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, ये भी जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एक और पढ़िए FeF6 और ऊपर आ गए हैं 3 नेगेटिव। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए, इस टाइप के एग्जांपल जरूर पढ़ करके जाएगा, छोड़ना नहीं है किसी की कीमत पर। एक प्लेटिनम के कंपाउंड और इसी तरीके ढूंढ लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो प्लेटिनम पढ़ लीजिएगा। इसी सीरीज में चले आइए तो आपको नंबर 2 पे आइसोमेरिज्म, यानी कि यहाँ पर आइसोमेरिज्म जी होती समावयवता, इसी की समावयवता जरूर पढ़िएगा। तो आइसोमेरिज्म में आप ध्यान दीजिएगा कि आइसोमेरिज्म में जो मुख्य आने की संभावना बन सकती है वो बहुत एग्जाम्पल पॉसिबल है, क्योंकि आइसोमेरिज्म हटाई भी गई है सिलेबस में। जहाँ तक मेरे पास नोट है कि आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा नहीं, समावयवता संरचना त्रिविम हटा दी गई, तो सिंपल यानी कि आ सकती है। तो फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म आ सकती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म को आप नोट कर लीजिए, ये आ सकती है। या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पर भी टिप्पणी आ सकती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये दोनों टिक कर लीजिए, संभावना यहाँ से है। दूसरी चीज है कि एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन लगभग तय है। 2023 लिखे दे रहा हूँ, मॉडल पेपर हो तो उससे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अपने पास नोट्स आपके हो तो उनसे जरूर पढ़िएगा, दोनों से क्वेश्चन संभव है। और एक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर कोऑर्डिनेशन
तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे आएगी, यहाँ पर लिखे देता हूँ, आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर नए पेज से उठाता हूँ। यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलिए यहाँ लिख देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ करके जाना है, ये मैं सिंपल वे में आपको चैप्टर वाइज नहीं बताऊंगा, फुल तरीके से बताऊंगा। नंबर 1 ये आना तय है, नेम रिएक्शन पढ़ लेना, नेम रिएक्शन जितनी हमने क्लास में कराई है नेम रिएक्शन वो पढ़ लीजिएगा, प्लस साथ में मेरे नोट्स में जो नेम रिएक्शन दे रखी है वो पढ़ लीजिएगा, और इसमें मॉडल सैंपल पेपर डाल रहा हूँ उसमें जो नेम रिएक्शन दे रखी है उनको याद कर लीजिएगा। दूसरा डिस्टिंग्विश याद कर लेना, डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ लीजिएगा। डिस्टिंग्विश जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड में, एसीटोन में एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस मैंने लिखवाए हैं क्लास में, वो आप जरूर पढ़ें, ध्यान दीजिएगा उन पे, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्टिंग्विश भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और डिस्टिंग्विश में जैसे अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 3 1 2 3 डिग्री एमीन, ये भी डिफरेंस जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद कन्वर्जन, मैंने जो कन्वर्जन चार्ट बनवाया है, कन्वर्जन चार्ट जो मैंने बनवाया है उस चार्ट में से भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, तो कन्वर्जन चार्ट जरूर लिख लेना। और चौथी प्रयोगशाला विधि भी सभी की याद कर लीजिए, प्रयोगशाला विधि भी, जैसे ईथर की प्रयोगशाला, सॉरी ये आपकी फिनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से आप ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि पढ़ लीजिए। प्रयोगशाला विधियां थोड़ी सी देख करके जाइएगा, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। अब यहीं पर आ जाते हैं जैव अणु, अगर 5वें चैप्टर पे चलते हैं, जैव अणु मतलब इसी का 13वां चैप्टर माना जाता है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में अगर आप देखिए तो एक तो इसमें शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, किस पे करना है, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे चलना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर चलिएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और साथ में ही पेप्टाइड बॉन्ड भी यहाँ पर आ सकता है, पेप्टाइड लिंकेज भी पूछी जा सकती है। पेप्टाइड की लिंकेज जगह म्यूटा रोटेशन मेरे हिसाब से पढ़ लीजिएगा, म्यूटा रोटेशन, तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ म्यूटा रोटेशन लिखे दे रहा हूँ, तो म्यूटा रोटेशन को पढ़ करके जाइएगा। डीएनए आरएनए में डिफरेंस पढ़ लेना आ सकता है, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस भी आ सकता है। बहुत इजी पेपर उम्मीद है कि आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ लीजिएगा, जो मेरे पास नोट था वो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश, कन्वर्जन चार्ट, प्रयोगशाला विधि, और बायोमोलिक्यूल में आइए तो बायोमोलिक्यूल में आपका जैव अणु में म्यूटा रोटेशन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन, यानी ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की रिएक्शन देख लीजिएगा, ग्लूकोज की एनसीईआरटी की रिएक्शंस जरूर देख करके जाइए। इतना अगर आप देख करके जाएंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ, यानी 70 मार्क्स का पेपर जो होगा वो 70 नंबर का पेपर में से आप आसानी से कम 60 नंबर से 50 से 60 नंबर आप खींच ले जाएंगे। और इनके ऊपर टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन सॉल्व हैं उन क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। मैंने पीडीएफ भी बनाई है, वो पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, तो प्लीज इनको सॉल्व करिए और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। दूसरी चीज आपको बता दूं, हम लोग अब अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के मंथ से इसी चैनल पर, अप्रैल के मंथ से यानी कि अगर हम चलेंगे तो यहाँ अप्रैल से तैयारी कराएंगे जेई की। जो लोग जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारी हमारे इसी चैनल पर होगी, यानी जेई नीट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी। और इसकी सभी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में लगी रहेंगी। तो जो लोग जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो लोग फटाफट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में हम लोग एक बैच भी बनाएंगे, जो बैच मान के चलिए कि बिल्कुल फ्री बैच होगा, फ्री केमिस्ट्री चलेगी यहाँ पर, और फ्री केमिस्ट्री में एक नॉमिनल जो प्रिंटिंग मटेरियल का मैटर होगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा। तो फ्री इसके लिए अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट करना चाहते हैं तो 9473702711, इस नंबर को नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर है, इस पर मैसेज डाल दीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा जे नीट। तो मैं जे नीट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करना है जे नीट की तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप, जे नीट के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। जे नीट के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ऐप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए, ऐप का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ऐप का नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। तो यहाँ पर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए
और उसमें भी आपको पर डे मटेरियल मिलता रहेगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करिए, और नहीं जाइए तो फिर आपको सबसे अच्छा बेटर है गूगल पे जाइए और गूगल से सर्च कर दीजिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा एरोमा का डिटेल पूरा। ठीक है ना, तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करिए। हम आपके अप्रैल से जेई नीट की तैयारी में लगेंगे और आपको परफेक्ट डॉक्टर और इंजीनियर जरूर बनाएंगे। थैंक यू।